स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग जिक्र करते हैं कक्षा 12वीं का जो यूपी बोर्ड समाजशास्त्र सोशियोलॉजी का पेपर होना है 2025 के लिए। ये मॉडल पेपर बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किया गया है और ये निश्चित तौर पर काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए होगा। और यूपी बोर्ड टचिंग क्वेश्चन है, बहुत ही बहुमूल्य क्वेश्चन इस पेपर में दिए गए हैं। अतः आप यूपी बोर्ड देने से पहले इस पेपर को अवश्य चेक करके जाएं, प्रिपेयर करके जाएं। तो आइए इस समाजशास्त्र पेपर को हम लोग समझते हैं। जो पूर्णांक है 100 नंबर का है, समय 3 घंटा 15 मिनट और शुरू में निर्देश दिए गए हैं। अति बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 10 तक होंगे और 11 से लेकर के 20 तक अति लघुत्तरी हैं, जिनका जवाब आपको 25 शब्द में देना है। और 21 से लेकर 26 तक लघुत्तरी प्रश्न है, जिनको 50 शब्द में देना है। और 27 से लेकर के 29 तक आपके दीर्घोत्तरी प्रश्न हैं, जिनका प्रत्येक का उत्तर 150 शब्द में देना है। सभी के अंक उनके सम्मुख दिया गया है। पहला खंड यहाँ पर देखें, बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आइए हम लोग समझ लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखा। हमारे सामने 4 विकल्प दिया गया है। एडम स्मिथ थे, जिन्होंने 1776 ईस्वी में लिखा था। एडम स्मिथ, यहाँ पे थर्ड वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा, एडम स्मिथ। ये पहला क्वेश्चन। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, विश्व जनसंख्या दिवस। 4 विकल्प आपके सामने, 11 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 11 जुलाई चौथा वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। तीसरा देखिए, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी जी के कार्य के द्वारा किया गया था। 4th वाला विकल्प इसमें राइट हो जाएगा, ये आप लोगों का। फिर संख्या क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसने कहा था कि जाति एक बंद वर्ग है। जाति एक बंद वर्ग है, ये शब्द मजूमदार एवं मदान ने बोला था। पहला वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। 4th के बाद क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं एस स्वामीनाथन जी हैं। सेकेंड वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, सेकेंड वाला। प्रश्न संख्या 6, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ये आपका 3rd वाला विकल्प राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे आइए 7वां देखिए, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दिया था। हर एक क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट। सांस्कृतिकरण की अवधारणा MN श्रीनिवासन दिया था। सेकेंड वाला विकल्प राइट हो जाएगा यहाँ पे। 8th क्वेश्चन आइए, एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पोल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है। ये पुस्तक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक माल्थस जी का है। ये पहला वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा, फर्स्ट विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आइए, आगे क्वेश्चन नंबर ये 9th आइए। 9th देखिए, जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा है। जनजातियों का पिछड़े हिंदू किसने कहा। ये GS घुरिये जी थे। पहला वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आइए 10वां चेक करिए, आधुनिकीकरण के क्या उद्देश्य हैं। तार्किकता, यस। आधुनिक मशीनों का प्रयोग, हाँ बिल्कुल आधुनिकीकरण में होता है। आर्थिक वृद्धि हो रही है, बिल्कुल हो रहा है। उपरोक्त सभी, ये 4th वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। तो ये देखिए आप लोगों का बहुविकल्पी प्रश्न था। इसके बाद अति लघुत्तरी प्रश्न यहाँ से शुरू होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 3-3 अंक का है। पहला 11वां वाला क्वेश्चन चेक करिएगा, संस्कृतिकरण क्या है। संस्कृतिकरण देखिए, संस्कृतिकरण की जो अवधारणा थी सर्वप्रथम MN श्रीनिवासन ने दिया था। MN श्रीनिवासन जी ने दिया था। तो संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, तो इस प्रक्रिया के अनुसार क्या होता है कि जो निचले पायदान पर स्थित जो जातियां होती हैं वो ऊंचा उठने का प्रयास करती है। ये सोचती हैं कि हम भी थोड़ा ऊपर चले जाएं, हमारी भी स्थिति स्ट्रांग बन जाए समाज में। तो ऐसा करने के लिए वे उच्च जातियों के जो रीति रिवाज है, जो प्रचलन है, उसको अपनाते हैं। यही क्या होती है, संस्कृतिकरण होती है। यानी कि निम्न जाति के लोग उच्च जाति जैसे जैसे वो लोग कर रहे हैं वैसे वैसे ये लोग भी अपनाने की कोशिश करते हैं रीति रिवाजों को। ये हमारा सांस्कृतिकरण है। 12वां देखिए, समुदाय से आप क्या समझते हैं। देखिए समुदाय, जैसा कि नाम से समुदाय समझ में आ रहा है कि एक संगठन है। कोई एक छोटा समूह हो सकता है या बड़ा समूह हो सकता है, जो एक साथ बगैर किसी निस्वार्थ भाव के, बगैर किसी प्रयोजन के
एक आम जीवन जीने के लिए होते हैं, तो ऐसे समूह को समुदाय कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इनका कोई अलग कोई उद्देश्य नहीं कि हम एक साथ रहें तो कोई हमारी काम बन जाएगा, या माने निस्वार्थ भावना से समूह होती है। अगला देखिए, पर्यावरणीय आंदोलन क्या है? पर्यावरणीय आंदोलन बहुत ही इम्पोर्टेंट। देखिए, यह एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य पर्यावरण को यथासंभव बचाना है, पर्यावरण को माने संरक्षित करना, चाहे हम इसके अंतर्गत जल हो, वायु हो, वन हो, मृदा हो, सबको हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, इसके लिए आंदोलन चलाया गया था, उसको हम लोग पर्यावरणीय आंदोलन बोलते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखिए, नातेदारी को परिभाषित कीजिए। देखिए, जैसा कि समझ में आ रहा है, नातेदारी एक रिलेशन से संबंध रखता है, यानी कि सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त ऐसे साधनों को नातेदारी कहा जाता है जो रक्त आबलिक विवाह या अथवा हम ये कह सकते हैं दत्तकता पर आधारित होती है। वो कहीं न कहीं रक्त का एक संबंध होता है, उसको हम लोग नातेदारी के अंतर्गत रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? उदारीकरण का अर्थ देखिए, ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा लेना जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। यानी कि जब ऐसा कोई कंट्रोलिंग हो शासन के द्वारा या अन्य सामाजिक संगठनों के द्वारा कि आर्थिक विकास ही माने बढ़ नहीं पा रहा है, तो ऐसे नियंत्रण को में ढील देना ही जो है उदारीकरण के अंतर्गत आता है। अर्थात हमें कह सकते हैं कि आर्थिक विकास के मार्ग में जो भी बाधाएं होती हैं, बाधा आने वाले हर एक नियमों को, नियंत्रणों को, उन पर से शिकंजा को हटा लिया जाता है, वो हमारा उदारीकरण के अंतर्गत आता है। अगला बहुमूल्य क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये 16, सामाजिक सर्वेक्षण से आप क्या समझते हैं? देखिए, समाज में जो भी व्यक्ति रह रहे हैं, उनकी भौगोलिक, उनकी सांस्कृतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में निवास करने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं, समाज से जो कि संबंधित होते हैं, तो समाज से संबंधित उन व्यक्तियों के तमाम तथ्यों को सरकार कलेक्ट करवाती, इकट्ठा करवाती है। उनके तथ्यों को व्यवस्थित संकलन ही क्या कहता है, सामाजिक सर्वेक्षण होता है। समय समय पर सामाजिक सर्वेक्षण किया जाता है सभी व्यक्तियों का। तो अगला क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। देखिए, जो डॉक्टर योगेंद्र सिंह थे, उन्होंने ये बताया था कि आधुनिकीकरण का अर्थ फैशनेबल से होता है। माने आज फैशनेबल की दुनिया है, फैशनेबल से है, जिसमें तार्किक, अभिवृत्ति, सार्वभौमिक और दृष्टिकोण, मानवता, परानुभूति आदि शामिल किया जाता है। माने आधुनिकीकरण ये आज के फैशनेबल से लिया गया है। आगे पूछ रहा है कि इसकी खासियत भी बताना है। तो आधुनिकीकरण के चलते लोग क्या होते हैं, आजकल तेजी से जो छुआछूत, ये कह ले कि जाति बंधन है, जाति पाति का यहाँ पे खंडन हो रहा है और अंधविश्वास कहीं न कहीं नष्ट हो रहा है। आधुनिकीकरण की ही देन है, और आधुनिकीकरण का जो संबंध होता है वो आज वैज्ञानिक मूल्यों से लिया जाता है। अगला होता है कि आधुनिकीकरण एक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था की ओर परिवर्तन की एक प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है जनतांत्रिक राजनीति एवं दबाव समूह से आप क्या समझते हैं? जनतांत्रिक, जनता का तंत्र, यानी जनतांत्रिक राजनीति से आशय लोकतांत्रिक राजनीति से होता है, जिसमें जनता क्या करती है, जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और जनता जिसको बहुमत देगी उसी के सरकार का गठन होता है। और अगला पूछा है दबाव समूह। तो देखिए, दबाव समूह उसे कहते हैं जो शासकीय गतिविधियों द्वारा या उसके बिना ही राजनीति परिवर्तन लाने का प्रयत्न करें। माने ऐसा बात नहीं होता कि कोई सामाजिक शासकीय गतिविधि उस पर कंट्रोल करे या राजनीतिक कोई उसको दबाए। तो ऐसे जो राजनीतिक परिवर्तन है जो बगैर किसी दबाव के, यानी कि वो किसी प्रकार का प्रतिनिधित्व न करते हैं, किसी राजनीतिक दल के रूप में न हो। कभी कभी ऐसे लोग जो कि राजनीतिक दल में नहीं होते हैं, वह भी समाज में परिवर्तन लाने का जो है उनके पास भी काबिलियत होती है। अगला क्वेश्चन दिया है क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद से क्या समझते हैं? जैसा कि नाम है क्षेत्रवाद, तो क्षेत्रवाद क्या होता है कि तमाम जो ऐसे क्षेत्र हैं, तमाम जो क्षेत्र होते हैं या संपूर्ण राष्ट्र की तुलना में अपने क्षेत्र की महत्ता बताना, अपने क्षेत्र का गुणगान करना, ऐसे है वैसे है, तो यही क्या कहलाता है, क्षेत्रवाद होता है।
अपने ही क्षेत्र का पक्षपातपूर्ण भावना रखना, अपनी ही बड़ाई करना अपने क्षेत्र का, अपने गांव देहात का। अगला क्या है, जन्म दर क्या है। देखिए प्रतिवर्ष 1000 जनसंख्या पर जीवित या जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। जन्म दर बराबर क्या होता है कि नवजात जो जन्म लिए हुए शिशु हैं बटे कुल जनसंख्या गुणित 1000 करके हम लोग जन्म दर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न है। यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न 6 अंक के हैं। हर क्वेश्चन बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट। यूपी बोर्ड 2025 एग्जाम को देखते हुए भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए भारत में आज तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। इसका रिजल्ट क्या है, इसका प्रभाव क्या है। बढ़ती हुई जो जनसंख्या का दबाव है हमारे यहाँ जो संसाधन है उस पर सीधे अटैक कर रहा है। जनसंख्या बढ़ती जनसंख्या के कारण बेरोजगारी बढ़ी है, अशिक्षा बढ़ी है, गरीबी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। आज रहने के लिए स्थान नहीं बचा, मकान बनाने के लिए जगह नहीं बचा, इसकी समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, हर जगह हम तमाम भीड़ में अपने आप को पाते हैं और जूझते हैं किसी चीज़ के लिए। शहरों की तरफ पलायन हुआ, गांव से ढेर सारी संख्या शहर की तरफ भाग रही है। एक ही कोठरी में लोगों को जीवन बसर करने का, जहाँ पे न तो हवा होगी न तो सही से प्रकाश आएगी, ऐसा समस्या सामने आ रही है। जनसंख्या की ही देन है। अगला क्वेश्चन है 22, विकलांगों की प्रमुख समस्याएं। जी हाँ, आज विकलांगों की समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। हालांकि सरकार बहुत से कार्यक्रम चला रही है और रोजगार की समस्या, शिक्षा की समस्या, उनके लिए विकलांग जो व्यक्ति हैं, दिव्यांग हैं, यातायात में समस्याएं आती हैं और इन समस्याओं के अभाव में उनकी शैक्षिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति पिछड़ापन हो जाता है। सामाजिक स्थिति में पिछड़ जाते हैं। उन्हें समाज में कहीं कभी उपेक्षा का भी, तिरस्कार का को भी झेलना पड़ता है। तमाम समस्याएं, इसके बारे में आप डिटेल में अच्छे से क्लियर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का अर्थ बताइए एवं इसका कृषि समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख कीजिए। कृषक समाज पे हरित क्रांति। देखिए हरित क्रांति क्या है। कृषि के क्षेत्र में नए नए कीटनाशकों का प्रयोग, उन्नतशील बीजों का प्रयोग, यंत्रों का प्रयोग, तकनीकियों का प्रयोग करके अपनी उपज को बहुत ज़्यादा बढ़ाना ही हरित क्रांति कहलाता है। आज बहुत तेजी से हरित क्रांति हमारे देश में फैल रहा है। आगे ये क्वेश्चन इसमें पड़ रहा है कि हरित क्रांति से कृषक समाज पे क्या प्रभाव पड़ा। जी हाँ, हरित क्रांति का हमारे कृषक समाज पर बहुत ही विकराल प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए कि आज जितने तेजी से नए नए जो है ना उद्योगों का विकास हुआ, तो गरीब तबके के जो लोग हैं जिनके पास उतने पैसे नहीं हैं, वो उन यंत्रों को खरीद नहीं पाते। वो इतने महंगे कीटनाशक, बीज, खाद इत्यादि खरीद नहीं पाते। तो कहीं न कहीं भाई कृषक समाज पे तो हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा ही है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हरित क्रांति आई, हरित क्रांति का लाभ केवल बड़े किसानों को ही मिल रहा है। छोटे किसान, छोटे तबके के किसान, भाई उनके पास पैसे नहीं हैं तो उन सामानों को खरीद नहीं पाएंगे। तो आज भी वो जो निम्न वर्ग के किसान हैं आज भी गरीब के गरीब पड़े हुए हैं। तो ये हरित क्रांति ने क्या किया, ग्रामीणों में असमानता बढ़ने का कार्य किया है। क्योंकि एक तरफ जो मोटे कैटेगरी के बड़े धनी लोग हैं और धनवान होते चले जा रहे हैं, जो छोटे कास्त हैं जिनके पास कम खेती होती है, ये अपने कम खेती के लिए उनकी कम उपज और कम आय जूझते रहते हैं। पहले क्या होता था कि बड़े काश्तकार जो होते थे अपनी ज़मीन छोटे काश्तकारों को दे देते थे कि भैया तुम खेती करते रहो। लेकिन आज क्या है कि बड़े बड़े काश्तकार लोगों के पास पैसे हो गए और तमाम यंत्रों को खरीदा, ट्रैक्टर इत्यादि, उन्नतशील बीज, कीटनाशक आज खरीद रहे हैं। तेजी से अंधाधुंध खेती में लपटे हुए हैं अधिक मुनाफे के चक्कर में। तो कहीं न कहीं एक समाज जो है कृषक समाज पे हरित क्रांति का तो प्रभाव पड़ा ही है।
क्वेश्चन नंबर 24 देखिए पूछ रहा है कि ग्रामीण और नगरीय समाज में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए एक तरफ ग्रामीण जनता ग्रामीण समाज की बात करें, दूसरी तरफ शहर की बात करें, नगरीय समाज की बात करेंगे। तो जहाँ पे गांव की बात होती है तो गांव में जनसंख्या थोड़ा सा शहरों से जनसंख्या का दबाव कम होता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर खेती होती है, खेती एकमात्र व्यवसाय है। लेकिन जब शहर की बात करें, नगर की बात करेंगे तो वहाँ पे तमाम उद्योग धंधे हैं, शिक्षा का अवसर होती हैं, डॉक्टरी है, इंजीनियरिंग, तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो रोजगार मुहैया करा रही हैं। तो कहीं न कहीं जनसंख्या का घनत्व शहरों में ज़्यादा है गाँव के अपेक्षाकृत। और दूसरा यह है कि गाँव में सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में एकरूपता पाई जाती है। यहाँ पे गाँव में देखा जाए ना संगठन एकता। लेकिन शहरों में क्या होता है कि शहरों में तमाम जगहों से लोग आ करके बसते हैं, उनकी धर्म अलग, जाति अलग, प्रजाति अलग, तो थोड़े सी विभिन्नताएं तो देखने को मिलती है। ठीक, ये होती है। और गांव में विवाह में धार्मिक संस्कार एवं सामाजिक आधारों का खास महत्व होता है। नगरों में विवाह का धार्मिक आधार दिन पर दिन दुर्बल होता जा रहा है, साथ ही विवाह की आयु भी बढ़ रही है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा अधिक उम्र में विवाह इत्यादि संपन्न कराते हैं। अच्छे से आप रिपीट करके जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है कि ग्राम पंचायत की शक्तियों का जिक्र कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25। देखिए आज ग्राम पंचायत की शक्तियों में इजाफा हुआ है। जो संविधान है, भारतीय संविधान, ग्राम पंचायत को कर्तव्य और दायित्व निर्धारित किया है, उनके शक्तियों और अधिकार को दिया है, जिसमें आज हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं उनके पास ये अधिकार है अपनी आर्थिक विकास करें, योजनाएं बनाएं, योजनाओं का कार्यक्रम बनाएं, उसका क्रियाकलाप बनाएं, कार्रवाई बनाएं। और दूसरा एक कि सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रम को भी बढ़ावा दिया जाता है ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत चाहे तो तमाम जो यात्री कर है, शुल्क कर है, जुर्माना कर है, ये लगा करके अपने आय में वृद्धि कर सकता है। और सरकारी जो उत्तरदायित्व दिए गए हैं ग्राम पंचायत को, वो जो है खास करके वित्तीय अधिकार प्रोवाइड कराए गए हैं ग्राम पंचायत को, जिसमें वो अपना विकास स्वयं कर सकते हैं। आज ग्राम पंचायतें जो है स्वच्छंद हैं तमाम विकास कार्य कराने के लिए, जैसे सड़कें हैं, पंचायत भवन है और स्कूल है, शमशान घाट है, ये सब तमाम चीज़ें, इंटरलॉकिंग है, कृषि के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में तमाम कार्य कराए जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं अधिकार और शक्तियाँ ग्राम पंचायत को प्रोवाइड की गई हैं। आप अच्छे से इसको देख करके जाएं। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 है, जाति पूर्वाग्रह एवं सामाजिक बहिष्कार पर टिप्पणी बताना है। पहला बात ये करा है कि जाति पूर्वाग्रह माने यह एक पूर्व बनाई गई जो है एक नकारात्मक अवधारणा मान सकते हैं, नकारात्मक अवधारणा है जाति पूर्वाग्रह, जो कि एक समूह के लोगों के द्वारा दूसरे समूह के सदस्यों के बारे में एक पूर्व कल्पित अवधारणा व्यक्त किया जाता है, इस जाति का है, उस जाति का है। ये एक तरह से कहें तो कहीं न कहीं एक नकारात्मक ही होता है। ज़्यादातर अर्थ में जाति पूर्वाग्रह एक नकारात्मक भावना होती है। अब वही बात यदि आप करेंगे सामाजिक बहिष्कार का, तो इसमें क्या होता है कि ऐसा तौर तरीका जिनके माध्यम से एक व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह से घुलने मिलने से रोका जाता है कि तुम भैया इस समूह के हो, इस समाज के, इधर मत आओ। तो ये कहीं न कहीं सामाजिक बहिष्करण के अंतर्गत आता है। अब देखिए यहाँ से ये विस्तृत प्रश्न 8 अंक के प्रारंभ हैं। जैसे 27 क्वेश्चन दिया है, साक्षात्कार को परिभाषित कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके प्रमुख गुण दोष की विवेचना कीजिए, गुण दोषों की। साक्षात्कार, देखिए साक्षात्कार क्या होता है? तो साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप होता है। माने इसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का, उसके भावनाओं के बारे में जान रहा होता है, किसी घटना के बारे में, उसका साक्षात्कार किया जाता है। यानी कि इसके अंतर्गत एक साक्षात्कार करता होता है, एक सूचना दाता होता है। साक्षात्कर्ता जो साक्षात्कार लेता है और सूचना दाता जो साक्षात्कार देता है। ठीक, एक तरह से ये मीडिया सूचना का ये माध्यम साक्षात्कार करता है।
तो इसके गुण दोषों की विवेचना भी करनी है। इसको आप अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे। साक्षात्कार के जो गुण होते हैं, सभी स्तर के लोगों से सूचना प्राप्त होना होता है। तमाम हम क्या करते हैं, जब साक्षात्कार लेते हैं तो इससे बहुत बेनिफिट मिलता है, तमाम सूचनाएं हमें जानकारी मिल जाती है। और साक्षात्कार से आंतरिक भावनाओं की भी ज्ञान प्राप्त होती है, सूचना प्राप्त हो जाती है कि उसके अंदर क्या चल रहा है उस व्यक्ति के अंतर्गत। अमूर्त घटनाओं की वास्तविक जानकारी भी मिल सकती है उस व्यक्ति से। मनोवैज्ञानिक भी महत्व होता है, तमाम पूर्व घटनाओं के बारे में भी जानकारी मिल सकती है। साक्षात्कार के कुछ दोष हैं। दोष ये हैं कि जो है इसमें व्यक्ति विस्मृति की भावना होती है। कभी कभी हम किसी से यदि साक्षात्कार लेते हैं, कोई सूचना प्राप्त करते हैं, तो उस व्यक्ति को तिथि और ये टाइम नहीं पता होता, तो विस्मृति का भी होता है। और दूसरा का है कि कभी कभी ये लगता है कि अरे जबरी तो नहीं हमसे साक्षात्कार लिया जा रहा है, ये भी भावना होती है। यानी कि विश्वसनीयता तथा वैधता का अभाव भी इसमें होता है। हीनता की भावना होती है, उपेक्षा भी होता है। अथवा जाति से क्या समझते हैं, जाति परिवर्तन के कारणों की विवेचना कीजिए, इसे भी अच्छे से चेक करके जाइए। पश्चिमीकरण क्या है और इसके गुण दोषों की विवेचना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी चेक करें। जनसंचार के साधनों के परिवर्तित स्वरूपों के बारे में विवेचना कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। दहेज प्रथा क्या है, इसके दुष्परिणाम की विवेचना कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको भी चेक करके जाएं। सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। तो ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2025 के एग्जाम की दृष्टि से। सो वेरी वेरी थैंक्स।